हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? भाई 3 बजे का इवेंट लगा हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी बैक एंड टेक्निकल टीम की वजह से ये सेशन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। आप लोग देख रहे होंगे आपके वॉरियर 7 का नाम बदलकर जीए बैच नाम हो गया है, उसका नेम भी चेंज होना है। तो ऑल ऑफ सडन ही मुझे दिखा कि ये सारी चीजें हैं तो वो सही हो रही थी। होते 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 मेरे भाई ये फिर इसलिए सेशन 3:30 कराना पड़ा है। बट आपको जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा तो इसका नाम फिर दोबारा वॉरियर 7.0 हो जाएगा, जो आपको प्री रिकॉर्डेड के नाम से या जीए प्रीलिम्स के नाम से गलत तरीके से आपको शो हो रहा है। ओके। आज का जो हम लोग का टॉपिक है इट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट स्टडी करने जा रहे हैं। आपकी क्लासेस इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी। एमडब्ल्यूएफ में मनी मार्केट पढ़ेंगे, फिर कैपिटल मार्केट, फिर फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे। जो हमारे मेजर टॉपिक है इनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके। ठीक है दोस्त, चलिए फोकस करते हैं यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं यहाँ। मनी मार्केट आगे बढ़े। 1 मिनट, 1 सेकंड रुकना बस। ठीक है, स्क्रीन आपको शो हो रही है, मनी मार्केट सामने दिख रहा है दोस्त लिखा हुआ। ओके चलिए। अच्छा गाइज, जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को जैसे कपड़े लेने की जरूरत होती है, हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम कहाँ आते हैं? मार्केट जाते हैं। अलग अलग तरीके के बाजार बने हैं। शू खरीदने के लिए शू मार्केट, वेजिटेबल खरीदने के लिए वेजिटेबल मार्केट। ओके, मतलब स्पेसिफिक कहीं ना कहीं किसी मार्केट जाते हैं। अब जैसे कि बहुत सारी एंटिटी होती हैं जिनको फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, फंड्स की। अब हो सकता है गवर्नमेंट हो, ठीक है, हो सकता है बैंक हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। तो फिर ये क्या करते हैं? ये भी मनी बोरो करते हैं। और जब ये बोरो करते हैं तो कोई ना कोई लैंड तो कर रहा होगा। जब शॉर्ट टर्म की बात आती है, शॉर्ट टर्म की, कि जब शॉर्ट टर्म के लिए मनी बोरो करना और लैंड करने की बात आती है तो हम लोगों को जो मार्केट दिखता है वो है मनी मार्केट। हम लोगों को जो मार्केट दिखता है वो कौन सा मार्केट है मेरे दोस्त? मनी मार्केट। सो गाइस, मनी मार्केट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर फंड्स की बोरोइंग और लैंडिंग की जा रही है। एक उधार देने वाला है और एक उधार लेने वाला है। ओके। और ये जो मार्केट में बोरोइंग हो रही है ये शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर सिक्योरिटी, और किसके माध्यम से होंगी? सिक्योरिटी के माध्यम से। ओके, यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होंगी, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी भी होंगी। आपको याद आ रहा होगा मैंने मनी मार्केट में आप उसमें पढ़ाया था अपना मॉनेटरी पॉलिसी में, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी पढ़ाई थी। ओके, अगर याद हो ट्रेजरी बिल पढ़ाया था। ये सारी चीजें और भी बहुत कुछ हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो मनी मार्केट वो बाजार होता है जहां पर सिक्योरिटी की ट्रेडिंग होती है जिनकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की जो ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की जो ट्रेडिंग होती है वो आपकी कहां पर होती है? मनी मार्केट में। ओके। जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की, तो मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां 1 वर्ष से कम परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। ओके। अब मनी मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सो गाइस लिखिएगा, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल मार्केट इसके दो पार्ट हो गए, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मनी मार्केट की। मनी मार्केट टॉपिक पढ़ रहा है और मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर उन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है जिनकी समय सीमा 1 वर्ष से कम की है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट दोस्त? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सिक्योरिटी आती है जैसे कॉल मनी, नोटिस मनी, यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे टर्म मनी। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। ओके। ट्रेजरी बिल,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर। ओके, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल पेपर। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब क्या होता है? एक बैंक के पास क्या क्या ऑप्शन है? वो आरबीआई से मनी बोरो कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जो ये बैंक होता है ये आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई से मनी बोरो करता है। दूसरा इसके पास ऑप्शन होता है वो इंटर बैंक कर ले, मतलब दूसरे बैंक से भी बोरो कर ले। जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए बोरो करता है, इट इज कॉल्ड कॉल मनी। 2 दिन के लिए बोरो मतलब एक दिन, 2 दिन से लेके 14 दिन तक अगर बोरो करता है तो इट इज कॉल्ड नोटिस मनी। और 15 से लेकर 364 दिन के लिए बोरो करता है, इट इज कॉल्ड टर्म मनी। तो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी का मतलब क्या होता है कि जब एक बैंक एक दिन के लिए बोरो कर रहा है दूसरे बैंक से, कॉल मनी। जब एक दिन से ज्यादा यानी कि 2 से लेकर 14 दिन तक के लिए बोरो कर रहा है तो ये दोस्त आपका कहलाएगा नोटिस मनी। और 15 टू लेके 364 डेज, मैक्सिमम 364 डेज होगा, तो ये कहलाता है आपका टर्म मनी। इसको जरा पढ़ लेते हैं, जरा देखिएगा। दिस इज अ मेथड बाय विच बैंक्स lend और borrow money from each other. No collateral security is needed, but interest need to be paid. मतलब कहने का यह है कि जब एक बैंक को दूसरे बैंक से मनी बोरो करनी होती है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी वो मेथड है जिसके माध्यम से बैंक दूसरे बैंक से मनी उधार लेता है या उधार देता है, उधार लेता है या उधार देता है। लेकिन इसमें ना ये होता है कि कोई भी कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी प्रतिभूति की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट कोलेट्रल ये बोरोइंग और लेंडिंग चलती है। मतलब ये जो बोरोइंग और लेंडिंग चल रही है कैसे चलती है? बिना किसी प्रतिभूति को गिरवी रखे, बिना किसी प्रतिभूति को गिरवी रखे। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्लियर है? व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी? बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी वही है जो हम लोगों ने आरबीआई के टॉपिक में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक में पढ़ा था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों की बात हो रही है। मतलब कोलेटरल के तौर पर ये कुछ भी गिरवी रखने की बात हो रही है। जैसे हम भी तो जाते हैं बैंक में, कुछ पैसा लेना होता है, और जब पैसा लेना होता है उधारी के तौर पर कुछ भी गिरवी रखते हैं कोलेटरल के तौर पर। बाइक हो गई, घर हो गया, कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो वैसे ही यहां पर बैंक की बात करते हैं, तो बैंक एक दूसरे से जब उधार लेते हैं तो यहां कोलेटरल सिक्योरिटी की, किसी भी प्रतिभूति की जरूरत नहीं पड़ती है कि उधार मतलब गिरवी रखने के लिए। ओके, दिस इज कंप्लीटली यूज्ड इन इंटरबैंक मार्केट। अब इंटरबैंक मार्केट का मतलब क्या है? दो मार्केट होते हैं, एक इंट्रा और एक इंटर। मतलब यहां पर क्या है कि इंटर मतलब मैंने आपको पढ़ाया था अलग अलग, इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज। हाँ मेरे भाई, ठीक है। अब इंटर मतलब क्या होता है? यहां पर इंटर अलग अलग, मतलब यहां पर बैंक पार्टिसिपेट करते हैं ना कि ब्रांच। अगर ब्रांच पार्टिसिपेट कर रही होती तो इसका मतलब ये होता है एसबीआई की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से पैसे ले सकती है। तो यहां ब्रांच का कॉन्सेप्ट नहीं, यहां पर बैंक का है, एसबीआई और एचडीएफसी। तभी तो बोला इट इज कंप्लीटली यूज्ड इन इंटर बैंक मार्केट। ये कहां पर यूज होता है? कंप्लीटली इंटर बैंक मार्केट में। कंप्लीटली कहां पर यूज होता है मेरे भाई? इंटर बैंक मार्केट में। समझ में आया? क्लियर हुआ दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत? अरे विनोद भाई, कराऊंगा मैं पूरा पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बार और दोबारा कराऊंगा। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी का ड्यूरेशन अभी पढ़ा रहा हूं फिर दोबारा। इसमें कौन कौन एलिजिबल है? जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक,
और दो फॉरेन बैंक, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक भी करते हैं, लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं करता। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, लैंड डेवलपमेंट बैंक ये पार्टिसिपेट नहीं करता। प्राइमरी डीलर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब प्राइमरी डीलर्स कौन है वो भी पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया। एलिजिबल पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ओके, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, और ये प्राइमरी डीलर्स, ये प्राइमरी अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर गाइस? तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। टाइम पीरियड क्या है? कॉल मनी का 1 डे यानी कि ओवरनाइट के लिए पैसा, नोटिस मनी का 2 to 14 डेज के लिए, और टर्म मनी का पैसा 15 to 364 डेज के लिए। कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखनी है, नहीं रखनी है। ये सारे किसके इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। किसके मेरे दोस्त? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये तो हम लोग का पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए, इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू परमिट आरआरबीज टू पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी नोटिस मनी मार्केट बोथ एज बोरोवर एंड लेंडर। अब आरआरबी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते, बट पहले नहीं कर सकते थे। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी में आरआरबीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ये अभी नया सर्कुलर आया ये वाला कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था, जो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये पहले आरआरबी को एक्सटेंडेड नहीं थी, ये भी आरआरबी को एक्सटेंड कर दी गई। ये हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। मॉनेटरी पॉलिसी में एलएएफ और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये आरआरबी को एक्सटेंड कर दी गई है। और ये जो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी है, ये भी यहां पर आरआरबी को एक्सटेंड कर दी गई एज अ बोरोअर भी और एज अ लेंडर भी। मतलब उधार भी दे सकते हैं, उधार दे भी सकते हैं और ले भी दे सकते हैं। मतलब ले भी सकते हैं आरआरबी और दे भी सकते हैं इसके तहत। क्लियर दोस्त? क्लियर है इतना सभी के? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे। Call money when one commercial bank lent and borrowed money from and to another commercial bank for a period up to 1 day, it is called call money। जब एक वाणिज्यिक बैंक किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक से या अन्य वाणिज्यिक बैंक को एक दिन तक की अवधि के लिए पैसे उधार लेता है या देता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी। नोटिस मनी व्हेन वन कॉमर्शियल बैंक लेंट और बोरो मनी फ्रॉम अनदर कॉमर्शियल बैंक, 2 से लेके 14 दिन तक उधार देते हैं, उधार लेते हैं, इसको बोलते हैं मेरे भाई नोटिस मनी। ठीक है, कॉल मनी, नोटिस मनी दोनों क्लियर हो गया। कॉल मनी, नोटिस मनी। तीसरा आ गया टर्म मनी। व्हेन वन कॉमर्शियल बैंक लेंट और बोरो मनी फ्रॉम अनदर कॉमर्शियल बैंक फॉर अ पीरियड 15 to 364 days, इट इज कॉल्ड नोटिस मनी। ये गाइस क्लियर हुआ? कॉल मनी का दिखाऊं, देखो एक बार। बेटा 364 है यहां पर।
मैंने गलती से क्या बोल दिया, टर्म मनी को 2 से 14 बोल दिया क्या? टर्म मनी 15 से 364 है। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, सही तो है ये? बेटा सही तो चल रहा है ये। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। ओके। अब एक बच्चा यहां पर कह रहा है कि सर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी में पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बोला गया है कि उनको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक तो होना पड़ेगा। भाई इट इज क्लैरिफाइड दैट कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। मतलब कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी मार्केट में पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ रहे हो? बोरोवर के तौर पर भी, लेंडर्स के तौर पर भी। लेकिन इज such eligibility is valid even prior to completion of process to get themselves included in second schedule of RBI Act 1934। मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में है, तो मेरे दोस्त वो एलिजिबल है। अब पेमेंट बैंक तो सारे के सारे नहीं बनते हैं भाई, उनको आना पड़ता है, आरबीआई उनको सेकंड शेड्यूल में शामिल करता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो सेकंड शेड्यूल में ही शामिल होते हैं ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आरआरबी टर्म मनी नहीं लेते हैं बता दो, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। अरे यार, अरे भाई तीनों में आता है ये। लिखा है ना कॉल मनी, नोटिस मनी, ये कॉल मनी मार्केट मतलब होता है तीनों। ये मार्केट वर्ड लिखा है ना, कॉल मनी, नोटिस मनी, मार्केट मतलब होता है तीनों मेरे भाई। आज तो मुझे लग रहा है तुम मेरे प्राण ढंग से पीने के मूड से आए हो, है ना? समझ में आया नहीं आया? अभी आराम से तसल्ली से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 15 to 364 टर्म मनी प्लीज चेंज, कहां चेंज करना है यार, कहां चेंज करना है? कहां चेंज करना बताओ? ये 15 to 364 ही तो टर्म मनी लिखा हुआ है, कहां चेंज करना बताओ जरा? राजेश कहां चेंज करना बताओ? नीचे कहां, नीचे भाई ये देखो ना, नीचे लिखा तो है टर्म मनी, तो ये टर्म मनी तो ये है। इंग्लिश में रॉन्ग है। व्हेन वन कॉमर्शियल बैंक। अच्छा अच्छा अच्छा। टर्म मनी। अरे यार इट इज, चलो ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्लियर। चलो क्लियर है मेरे दोस्त, अब ठीक है। अब जरा समझना फिर दोबारा, कॉल मनी मतलब एक साथ बोलिए, ओवरनाइट, ओवरनाइट के लिए पैसा लेना, मतलब 1 डे के लिए। नोटिस मनी मतलब, नोटिस मनी मतलब 2 to 14 डेज के लिए। और टर्म मनी मतलब होता है 15 to 364 डेज के लिए। इसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट। क्या बोलते हैं मेरे भाई से? कॉल मनी मार्केट है, क्लियर है? इसमें सारे बैंक एलिजिबल हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आ गए आपके, जो बैंक एलिजिबल है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, एक्सेप्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक इसमें रहता है, आरआरबीज भी परमिटेड है, पेमेंट बैंक भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। बट उनके लिए क्या है कि उनको क्या बनना पड़ेगा दोस्त? आरबीआई एक्ट में आना पड़ेगा, मतलब आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में, मतलब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का स्टेटस उनके पास होना चाहिए। क्लियर है दोस्त? इतना बताइए। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट लोकल एरिया बैंक भी है इसमें, ठीक है, एक्सेप्ट लोकल एरिया बैंक, अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक, और यहां पर लिख लेना मेरे दोस्त एक्सेप्ट लोकल एरिया बैंक।
एक्सेप्ट लोकल एरिया बैंक। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आ गए, पेमेंट बैंक आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए, कोऑपरेटिव बैंक इसमें आ गए, और प्राइमरी डीलर्स आ गए। तो कितने आगे जरा देखिएगा, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हो गया पार्टिसिपेंट में, दूसरा इसमें पेमेंट बैंक हो गया पार्टिसिपेंट में, ठीक है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल में सारे आ गए, आरआरबी भी आ गए इसमें मेरे दोस्त, लोकल एरिया बैंक के अलावा, ठीक है, लोकल एरिया बैंक। और एक कोऑपरेटिव बैंक भी आ गए आपके यहां पर, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक भी आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ गए, और प्राइमरी डीलर्स भी आ गए। डन 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 डन। इंटरेस्ट रेट इज मार्केट डिटरमाइंड, इंटरेस्ट रेट इज मार्केट डिटरमाइंड। इवन आप ये नहीं कह सकते कि इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा उतना इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब यहां पर कुछ बैंक पार्टिसिपेट करने आते बोरो करने के लिए, कुछ आते लैंड करने के लिए, तो यहां पर ये अपनी अपनी बिड डालेंगे कि हम इतने पे उधार लेंगे, अपने पे उधार देंगे। तो मार्केट में फिर जितना एवरेज निकल कर आएगा उस बेसिस पे इंटरेस्ट रेट यहां पर होता है। समझ में आ गया दोस्त? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। इसमें प्राइमरी डीलर पे आते हैं। इन 1995 1995 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस दी सिस्टम ऑफ प्राइमरी डीलर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। अब ये क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, मतलब 1995 में आरबीआई ने प्राइमरी डीलर का कॉन्सेप्ट लेकर आया गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में क्या करेंगे भाई, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं। ये यहां पर काम होता है प्राइमरी डीलर्स का। तो ये भी किसमें एलिजिबल होते हैं, कॉल मनी में, नोटिस मनी में और टर्म मनी में। या सिंपल शब्दों में बोले तो कॉल मनी मार्केट में प्राइमरी डीलर्स भी एलिजिबल बनते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट 1995 में आरबीआई के द्वारा लाया गया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद कर आगे बेचने के लिए। Primary dealers are registered entities with RBI who have a license to purchase and sell the security, जिनके पास प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने का लाइसेंस होता है। ये रजिस्टर्ड एंटिटी होती हैं आरबीआई के पास, और इनको प्रतिभूतियों को खरीदने का और बेचने का लाइसेंस होता है। क्लियर गाइस? प्राइमरी डीलर्स। देखो जितने भी प्राइमरी डीलर्स होते हैं ना, वो यहां पर मोस्ट की बात करें, मोस्ट ऑफ प्राइमरी डीलर आर स्टार्टेड बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो जितने भी प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो सारे के सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ही शुरू किए जाते हैं। और यही मतलब ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं, इनको सेट करते हैं। मतलब आरबीआई से लाइसेंस लेंगे प्राइमरी डीलर्स के तौर पर काम करने के लिए, तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ही यहां पर लाइसेंस लेते हैं। क्लियर हो गया भाई? अब इसमें देखो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी डीलर्स लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, ये तो हम लोगों के स्टैंड अलोन हो गए। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ठीक है, नोमूरा हो गया, पीएनबी गिल्ड्स हो गया, सिटी बैंक हो गया, एसबीआई, डीएफएचआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, गोल्डमन सैच, एचएसबीसी, ये प्राइमरी डीलर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। समझ में आया मेरे भाई? बेटा अभिजीत दास ये सी के अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी डीलर्स कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, रजिस्टर्ड एंटिटी होती है आरबीआई के पास, जिनके पास सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने का अधिकार होता है।
ये एंटिटीज क्या करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई से खरीदती हैं भारत सरकार के बिहाफ पर, और इनको अदर बायर जो होते हैं उनको रीसेल करती हैं। तो प्राइमरी डीलर्स यहां पर क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को क्रिएट करने का काम करता है। और इस प्राइमरी डीलर सिस्टम को लाया कब गया था, 1995 में। हाँ बेटा, ये बैंक कोई मोस्टली जो एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं, और ये प्राइमरी डीलर्स होते हैं। प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं, कॉमर्शियल बैंक को ही लाइसेंस दिया जाता है। अब देखो, इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि जैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे नाबार्ड हो गया, ये हो गया, कोई भी हो गया, या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, उसकी सब्सिडरी है, वो यहां पर प्राइमरी डीलर बन सकती है। समझ रहे हो? देखो दोस्त, सेटिस्फाइड हो जाओगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टोटल मिलाकर कितने प्राइमरी डीलर है इंडिया में अभी एट प्रेजेंट, अगर हम लोग 1 अप्रैल 2020 की बात करें? 1 अप्रैल 2020 की लास्ट जो डेट अपडेटेड दिखाई जा रही है। टोटल मिलाकर 8%। जो एट प्रेजेंट यहां पर जो दिखाए जा रहे हैं प्राइमरी डीलर एज पर आरबीआई वेबसाइट, देयर आर 21। ओके, ओके, क्लियर है? प्राइमरी डीलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मेरा जो पर्पज है वो ये है कि जो ये जितने भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो पार्टिसिपेंट के तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और पार्टिसिपेंट में हम लोगों ने कौन कौन देख लिया यहां पर भाई? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक तो हम लोग का पढ़ा हुआ है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ये पढ़ा हुआ है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, आपके फॉरेन बैंक आ गए। हम लोगों ने पेमेंट बैंक देख लिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लिया, ये भी एलिजिबल है। रीजनल रूरल बैंक देख लिया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आ गए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आ गए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ गए, ये सारे इसका पार्टिसिपेट बनेंगे। प्लस इसके अलावा प्राइमरी डीलर्स हो गए, ये सब कोई यहां पर, ये सब कोई यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है दोस्त? ये सब पार्टिसिपेंट है यहां पर। क्लियर हो गया ये? लोकल एरिया बैंक एक्सेप्शन है, लोकल एरिया बैंक एक्सेप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रेजरी बिल पे। जरा ध्यान से सुनिएगा, ट्रेजरी बिल। इतना टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का, इसे रीड कर लो भाई। और ये जो बैच है गलती से रीनेम हो गया है, और ये वॉरियर 7.0 के नाम से ही आपको दिखेगा, डोंट वरी। यहां तक समझ में आ गया? ये बताओ पहले। ओके, अब जरा देखना, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं। सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे जारी कर रहा है भारत सरकार, लेकिन भारत सरकार के बिहाफ पर इसका ऑक्शन कौन कंडक्ट करा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इट इज अ सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्यों मेरे भाई? इट इज अ सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बट क्यों? ये क्यों है मनी मार्केट का सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट? बिकॉज इट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, and it is issued by Reserve Bank of India. That is why we called it is secured money market instrument. Okay, secured money market instrument. ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग से 3 प्रकार बनाए गए, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के। 91 डेज, 182 डेज और 3, तो इसका मेरे भाई दुगना करते चलो, दुगना करते चलो, समझ रहे हो? क्लियर दोस्त? कितने प्रकार के हैं ये? 3 प्रकार के, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। जो ये होता है ट्रेजरी बिल, इसकी कीमत कितनी? 25,000 रुपए। और इट्स मल्टीपल, मतलब अगर आपको ट्रेजरी बिल खरीदना है 25 के, ठीक है, 50 के, 75 के,
100 के मतलब 25,000 के मल्टीपल में, 25, 50, 75, 100, 125, 150 इसके मल्टीपल में मिलेगा। इट इज इशूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, इट इज इशूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये डिस्काउंट पर बट्टे पे जारी किए जाते हैं, डिस्काउंट पर। अगर किसी को ट्रेजरी बिल खरीद रहा है तो 25,000 का ट्रेजरी बिल भाई खरीदेगा कब, जब सस्ते में मिलेगा। भाई फेस वैल्यू उसकी कितनी है, 25,000 है। भाई फेस वैल्यू कितनी है, 25,000 है, और मिला कितने को, मान कर चले 10%, 20%, 5% डिस्काउंट पे ये मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है 22,500 का मिल रहा हो सकता है मेरे भाई 20,000 का मिल रहा हो सकता है यहाँ पर 23,750 का मिल रहा हो। तो ये मतलब क्या है कि इट इज इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पर जो डिस्काउंट है मेरे भाई उसके उस पर ये इशू किया जाता है, यू कैन डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। और जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तो आरबीआई इसे वापस खरीदता है फेस वैल्यू पे, तभी तो ये प्रॉफिट कहलाता है। जो बंदा इसको खरीदेगा उसका प्रॉफिट क्या होगा कि उसने खरीदा इसको आरबीआई से इतने में, टाइम पीरियड जब पूरा हो गया तो इसको वापस कर दिया आरबीआई को, आरबीआई ने इसका पैसा लौटा दिया 25,000, और इसको मिला कितना फायदा, भाई जितने के बीच में डिफरेंस है वो इसका फायदा कहलाएगा। क्लियर हुआ दोस्त? बेटा कहने का मतलब ये है कि ये आप हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई इसको सेल कर रही है, 25,000 की कीमत है। आप अपना पैसा अगर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करेंगे तो कब इन्वेस्ट करेंगे, जब आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। प्रॉफिट कैसे होगा, अब प्रॉफिट ऐसा होगा कि 25,000 का ट्रेजरी बिल आपको डिस्काउंट में मिल गया 22,500 का, 21,000 का, ठीक है, 24,000 का, ये आपको डिस्काउंट पे मिल गया मेरे दोस्त। ठीक है, डिस्काउंट पर आपको मिल गया। अब ये आपने 91 डेज का खरीदा, 91 डेज का या 182 डेज के लिए अपने पैसे आरबीआई को दे दिए। जैसे ही 91 डेज कंप्लीट होंगे आप आरबीआई के पास नहीं जाएंगे कि मेरा पैसा दो, तो आरबीआई आपको क्या देगा, जितने में आपने उसको दिया उतने में, भाई 22,500 22,500, नहीं ऐसा तो नहीं है। ये क्या करेगा, आपको 25,000 लौटाएगा। या आपको कितना लौटाएगा, 25,000 लौटाएगा। आपने खरीदते टाइम इसको इतने दिए थे, लेकिन आपने इसको, इसने आपको कितना लौटा, 25,000, इसके बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट कहलाएगा। समझ में आया? इसमें आरबीआई को क्या फायदा, बेटा मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े होगे तो पता चल जाएगा कि मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रेडिंग की जाती है। क्लियर है भाई इतना? कॉल मनी मार्केट क्लियर हो गया, दूसरा टी बिल्स क्लियर हो गया। मतलब ये कह सकते हैं टी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, ये लाइन लिख लेना। टी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट, बट्टे पे जारी किए जाते हैं, एंड रिडीम्ड एट, रिडीम्ड मतलब खरीदे जाना, वापस लेना, रिडीम्ड एट, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। ओके, ट्रेजरी बिल कब इशू किए गए थे, 1996 में। ये ट्रेजरी बिल कब आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इशूड सर्ट सिक्योरिटी इन 1996। क्लियर हो गया दोस्त?
बट्टा क्या होता है बेटा? बट्टा इज कॉल्ड डिस्काउंट। टीबिल्स एंड गवर्नमेंट बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब देखो, ऑल ए आर बी, ये मतलब क्या होता है? सारे ए बी हैं। तो टीबिल्स इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में टीबिल्स भी आ गए आपके, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी भी आ गई इसमें, जो सरकारी प्रतिभूति। असल में टीबिल्स होते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, एक साल से कम की। और जो गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी होती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है। क्लियर? इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं, बैंक्स खरीदते हैं। जो बैंक होते हैं वो इनके यहां पर खरीदते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था एक इंक्रीमेंटल सीआरआर। याद है इंक्रीमेंटल सीआरआर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? और मैंने एक एमएसएस पढ़ाया था, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जब नोटबंदी हुई थी तो उस दौरान क्या किया गया था कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत टी बिल्स जारी किए गए थे। याद आ रहा है कुछ मेरे भाई? ओके, जरा नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टॉपिक अभी खत्म नहीं किया है, बैठा हूं ना, समझाऊंगा जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। अब आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे, सीडी। सीडी, तो सीडी जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है किसके लिए? जब भाई गवर्नमेंट को फंड की जरूरत थी, उन्होंने ट्रेजरी बिल जारी करवा दी आरबीआई से कह के। जब बैंक्स को फंड की जरूरत है तो भाई इंटर बैंक जा सकते हैं, आरबीआई के पास जा सकते हैं। ये काम और कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी जारी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ओके, कैश सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो इसको जारी करता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, एक्सक्लूडिंग आरआरबी, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक। बट मेरे दोस्त अब ये चेंज हो गया है, अब इसको काट देना, इंक्लूडिंग आरआरबी कर लेना। एक्सक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक तो है, बट ये चेंज हो गया है अब। मैंने ये कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में पढ़ाया था कि सर्टिफिकेट ऑफ जो डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, पहली चीज तो। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इसके इसके तहत आरबीआई भी, सॉरी आरआरबी है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। रीजनल रूरल बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आए दोस्त? आरआरबी इंक्लूडेड है, आरआरबी इंक्लूडेड है मेरे भाई इसमें। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ओके। उस शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में अब आपका रीजनल रूरल बैंक लेकिन शामिल हो गया है, आरआरबी को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, जो मिनिमम अमाउंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, ये बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। और उसके मल्टीपल में भाई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इसमें कर दिया गया। मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 7 डेज है, और 364 डेज मैक्सिमम इसका टाइम है। मिनिमम 7 डेज के लिए जारी होता है, मैक्सिमम 364 डेज के लिए। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट इन फेस वैल्यू, मतलब कहने का वही है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। जैसे टीबल्स की बात हो रही थी, वैसे यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात हो रही है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको भी कैसे जारी किया था? डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। क्लियर हुआ भाई?
लोकल एरिया बैंक बेटा एक्सक्लूडेड है इसमें, लोकल एरिया बैंक एक्सक्लूडेड है। एलिजिबल में कौन कौन है लिख लो इसमें। एलिजिबल जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए एलिजिबल है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी, आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, बस यही है। ठीक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। अब जो नई गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग कौन कौन है ये लिख लो, इस लाइन को पूरे को काट दो। ठीक है, इसको लाइन को काट के यहां पर लिख सकते हो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, यही एलिजिबल है, बस यही एलिजिबल है। समझ में आ गया। अब इसमें एक लाइन और आती है कि ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 यहां पर कहता है कि जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी इसको जारी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय, ये वाली लाइन मैंने कटवा दी आपको, इसकी जगह मैंने बोला आपको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी आ गए यहां पर और स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए। अब यहां पर बोला कि सेलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज विद इन द अम्ब्रेला लिमिट फिक्स बाय आरबीआई। मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी कर सकते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? मतलब एक लिमिट, अभी मैं पढ़ाऊंगा वो भी, रुक जाओ यार। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखाइए, ये देखिए। इसे इंडिविजुअल को, कंपनीज को, ठीक है, कॉरपोरेशन को, कंपनीज को, बैंक है, प्राइमरी डीलर है, ट्रस्ट है, फंड है, एसोसिएशन है, इनको जारी किया जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या बोला गया है, इनके लिए बोला है कि 1 साल से कम के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी नहीं करेंगे और 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं करेंगे। और इसको कब लेकर आए थे? 1989 में। 1989 में ट्रेजरी बिल कब आया था हमारा? ट्रेजरी बिल हम लोगों ने कब पढ़ा था मेरे दोस्त? ट्रेजरी बिल अभी ट्रेजरी बिल बताया था मैंने, कब आया था मेरे भाई? नाइनटीन 1996। वेल डन मेरे दोस्त, 1996। और ये हमारा कब आया? 1989 में। क्लियर हो गया ये? आराम से रीड कर लो इसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले पॉइंट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ट्रेजरी बिल है इशू किया था 1996 में। बेटा इस पर आरबीआई वेबसाइट तो लिखा आ रहा है यहां पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इशूड सच सिक्योरिटी इन 1996। आप अंकिता कहां की बात कर रहे हो? ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज अलग है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो इसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बोला है कि लेस देन 1 ईयर नहीं होगा और मोर देन 3 ईयर नहीं होगा। लेस देन 1 ईयर नहीं होगा, मोर देन 3 ईयर नहीं होगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? बट आरबीआई ने जो लिमिट फिक्स कर दी है कि इतने तक के ट्रेजरी बिल जारी कर सकते हैं, इतने तक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी कर सकते हैं। प्राइमरी डीलर यार, बेटा रश्मि क्या लेट जुड़े हो क्या? रोशनी प्राइमरी डीलर पढ़ा दिया, बाद में देख लेना सेशन में, ये रहा प्राइमरी डीलर पढ़ा दिया है। एक सेकंड रुकना। आप कह रहे हो 1917 में इंट्रोड्यूस हुआ था, आरबीआई की वेबसाइट करी, अंटिल 1988 ओनली वन काइंड ऑफ ट्रेजरी बिल दैट वाज अवेलेबल वाज 91 डेज। एक बार और मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ इसे, क्योंकि यहाँ 3-4 ईयर दे रखे हैं। अभी किसके लिए बात कर रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है? ईयर को काट देना भी 1996 वाले को, ठीक है? इसको मैं एक बार और कंफर्म कर ले रहा हूँ। 1917 दिखा रहा है नो डाउट, ठीक है? 1996 भी दिखा रहा है, 1988 भी दिखा रहा है, 3-4 ईयर दिखा रहा है। फर्स्ट इशूड इन इंडिया, हाँ लक्ष्मीकांत, आप गूगल करके देख रहे हो ना? आप आरबीआई की वेबसाइट पे तो देख नहीं रहे हो लक्ष्मीकांत? गूगल करके देखा होगा आपने, आरबीआई की वेबसाइट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे ना? गूगल पे सर्च किया, गूगल की अकॉर्डिंग मत बात करो ना। 1917 है, ठीक है? ओके, इसे एक बार चेक कर लेंगे, अभी ईयर को छोड़ दीजिएगा। आरबीआई की वेबसाइट पे 1996 दिखा रहा है, बट एक बार मैं देख लूंगा और, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये करेक्ट है दोस्त, 1989 में से इंट्रोड्यूस किया गया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया, आई थिंक सो वो क्लियर हो गया होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का टाइम बेटा, जो बैंक है ना, बैंक जो बैंक्स है और जितने भी आरआरबी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके लिए 7 डेज और 364 डेज है। 7 डेज 364 डेज। लेकिन अगर हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा चेंज है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पर चेंज है, कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 3 मेरे दोस्त, ठीक है? मैक्सिमम 3। क्लियर हो गया? बैंक के लिए अलग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं ध्यान से। कॉमर्शियल पेपर, जरा एक मिनट रीड करिएगा कॉमर्शियल पेपर को। डन हो जाए तो बता देना एक बार।
ओके, कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का डिनोमिनेशन, यार क्या लेट जुड़ रहे हो क्या? 5 लाख और उसके मल्टीपल में है, ये बढ़ गया है 5 लाख और उसके मल्टीपल में, और ये रीसेंट अपडेशन है और आरआरबी को एक्सटेंड हो गया है। कॉमर्शियल पेपर की बात करते हैं। कॉमर्शियल पेपर, ये जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं ना, ये अनसिक्योर्ड होते हैं बिकॉज इट इज इशूड बाय कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज के द्वारा इसको जारी किया जाता है, कॉर्पोरेट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट कॉर्पोरेट तो नहीं करता। कॉर्पोरेट क्या करता है, बैंक को अपॉइंट करता है और बैंक कॉर्पोरेट के बिहाफ पर, बैंक का रोल सिर्फ इतना है कि मीडिएटर के तौर पर काम करना, बाकी बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट कंपनी के द्वारा जारी किया जा रहा है, इसलिए इसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। और नो डाउट यार, अनसिक्योर्ड है तो रिटर्न भी हाई होगा। ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के कंपैरिजन में, ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के कंपैरिजन में रिटर्न भी डेफिनेटली हाई होगा। तो यहाँ पर जो कॉमर्शियल पेपर है, ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द कॉर्पोरेट। कॉमर्शियल पेपर इशूड जो होता है, मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख का है, उसके मल्टीपल में, ये भी 5 लाख के मल्टीपल में। इट कैन बी परचेज बाय एनीवन, जो हम लोगों ने अभी सीडी में भी देखे थे। जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है 7 डेज का होता है, मैक्सिमम 364 का। इसमें भी सेम है सीडी वाला। सीडी इज इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, और ये भी मेरे भाई देख लो, कहने का मतलब ये है कि कॉमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, कॉमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, चाहे टी बिल्स हो, इन तीनों के केस में बोला गया है कि आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। डिस्काउंट पे जारी किए जाते हैं, बट रिडीम किस पे होते हैं? फेस वैल्यू पे इनको रिडीम किया जाता है। रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, समझ में आ गया भाई ये वाला? क्लियर हो गया? रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1990, 1990 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। 1990 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। एलिजिबिलिटी ऑफ इशू कॉमर्शियल पेपर, जो कंपनीज है, प्राइमरी डीलर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आर परमिटेड टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर। कंपनी वुड बी एलिजिबल टू इशू सीपी प्रोवाइडेड कि जो उसकी नेटवर्थ है, जो उसकी नेटवर्थ है कंपनी की, जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट रही है, उसके अनुसार 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। और जो बोरोवल अकाउंट है कंपनी का, इज क्लासिफाइड एज द स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड असेट मतलब समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट दोस्त उनका टाइमली रीपे हो रहा हो, तो बोरोवल अकाउंट जो है कंपनी का, वो क्लासिफाइड एज द स्टैंडर्ड असेट बाय फाइनेंसिंग बैंक और इंस्टीट्यूशन। ओके, और यहां पर जो आईपीए होता है, वो बैंक होता है कंपनी के बिहाफ पर। मैंने बताया था ना, बैंक मीडिएटर के तौर पर काम करता है। इशूइंग एंड पेइंग एजेंट कौन होता है? बैंक। रिपीट एलिजिबिलिटी बेटा सामने लिखिए ना, पढ़ो ना इसको। नया नहीं, यहां पर मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी में कंपनीज आ गई, प्राइमरी डीलर आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए। ओके, कंपनीज आ गए, प्राइमरी डीलर आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए। ये मनी बोरो करेंगे सीपी के माध्यम से। लेकिन कंपनीज के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं कि कंपनी की जो नेटवर्थ होनी चाहिए, कम से कम 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए। कंपनी का जो अकाउंट है, वो स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए, क्लासिफाइड एज दी स्टैंडर्ड असेट, यानी कि उसमें कोई भी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होना चाहिए। ओके, और इसमें जो बैंक होता है, फेस वैल्यू वाला पॉइंट समझा दीजिए, बार बार नहीं समझाऊंगा, 3 दफा समझा चुका हूं। फेस वैल्यू वाला पॉइंट बोला ना, 5 लाख का है तो 5 लाख में थोड़ी इशू किया जाएगा, डिस्काउंट पे जारी जारी करेंगे, डिस्काउंट पे। और जब रिडीम होगा वो फेस वैल्यू पे होगा। और बैंक की बात करते हैं तो बैंक यहां पर कौन है? इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। एक चीज को कितनी दफा पूछ लो? 4 दफे 5 दफे बता दिया, एक लिमिट भी तो होती है यार। बीच सेशन में अगर जुड़ोगे तो फिर बार बार पूछोगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बैठे हुए हैं इसी चीज को लेकर ही। आपको या तो स्टार्टिंग से सेशन में जुड़ना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्त?
इशूइंग एंड पेइंग एजेंट वाला सिस्टम नहीं समझे बेटा अभिजीत। इसका मतलब ये है कि जो बैंक होगा, जैसे एक कोई भी कंपनी है उसको कॉमर्शियल पेपर जारी कराने हैं, वो क्या करेगी कि बैंक को बुलाएगी, बोलेगी बैंक कि आप हमारे आईपीए के तौर पर काम करेंगे, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट के तौर पर। तो बैंक यहां पर आईपीए के तौर पर काम करेगा। ओके रचित भाई, ठीक है, डन। क्लियर हो गया कॉमर्शियल पेपर मेरे तो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्लियर हो गया, ट्रेजरी बिल क्लियर हो गया। कैश मैनेजमेंट बिल की बात करते, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम लोगों ने कोई भी सिक्योरिटी देखी है वो कम से कम 91 डेज की है, यही तो हम लोगों ने देखी है भाई। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 91 डेज। अगर गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है, गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है कम से कम उसको, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह रहा हूं, ट्रेजरी बिल उसको कम से कम 91 डेज का जारी करना पड़ेगा। क्यों मेरे भाई, ऐसा है कि नहीं है? व्हाट इज स्टैंडर्ड असेट? बेटा एनपीए टॉपिक में मैंने पढ़ाया है स्टैंडर्ड असेट का मतलब क्या। एनपीए टॉपिक देखना। इन 2010 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, in consultation with the RBI introduced new short term instrument known as cash management bill, जिसको बोलते हैं CMB। किस चीज के लिए? जो टेम्परेरी मिसमैच है कैश फ्लो में भारत सरकार के, उसको मीट करने के लिए, या जब सरकार को पैसे की जरूरत है तो उसके लिए आरबीआई ने 2010 में क्या इंट्रोड्यूस किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है सीएमबी को, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ऑक्शन कौन करा रहा है? आरबीआई। तो सीएमबी हैव अ जेनरिक करेक्टर ऑफ टी बिल्स। टी बिल्स और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि टी बिल्स का टाइम 91 डेज का, इसका 90 दिन से कम का होता है, मतलब 91 दिन से कम का। तो दे आर इशूड फॉर मेच्योरिटी लेस देन 91 डेज। कैश मैनेजमेंट बिल आर शॉर्ट टर्म बिल्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट हिज इमीडिएट कैश नीड्स। The bills are issued by RBI on behalf of government. Hence, CMB are short-term money market instrument that help a government to meet its temporary cash flow mismatches. समझ में आ गया मेरे भाई ये? मतलब कहने का ये है कि सरकार को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड की जरूरत है तो वो क्या करेगी? सीएमबी को जारी कर देगी। अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे? यहां पर कैश मैनेजमेंट बिल को जारी करेंगे। तो कैश मैनेजमेंट बिल भी क्या है? ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस। ये तो करंट अफेयर का पार्ट भी चल रहा है। हम लोगों ने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 1.20 की लिमिट है पहले हाफ के लिए। फिर हम लोगों ने देखा था अराउंड 47,000 करोड़ रुपए स्टेट और यूटी के लिए लिमिट हो गई है, और सितंबर 30 तक इंटरिम लिमिट 51,000 के लमसम स्टेट के लिए थी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जरा देखना। वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997। दे आर टेम्परेरी लोन फैसिलिटी। तो जो डब्ल्यूएमए का मतलब क्या है सर? इट इज अ लोन फैसिलिटी provided by sir provided by Reserve Bank of India to the government to enable it to meet temporary mismatches between revenue and expenditure। अब भारत सरकार को पैसे की जरूरत है तो उसके पास एक और ऑप्शन है डब्ल्यूएमए का, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस का। 1917 में से शुरू किया गया था, और इसके माध्यम से आरबीआई मनी बोरो, आरबीआई उधार देता है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को। Government can avail of immediate cash from RBI if required, but it has to return amount within 90 days। वो पैसा ले सकता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
सेंट्रल गवर्नमेंट की आरबीआई ने लिमिट निर्धारित करी 1.20 लाख करोड़ की पहले हाफ की, 12 महीनों में पहले 6 महीनों के लिए लिमिट निर्धारित करी 1.20 लाख करोड़ की। अब इसको इनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा 90 दिन के अंतर्गत। और इंटरेस्ट जो चार्ज होगी जो एग्जिस्टिंग रेपो रेट चल रहा होगा उसके आधार पर। तो मैंने बताया था ना कि रेपो रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। इसी से लॉजिक लगाया था यहाँ पर कि रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कि भारत सरकार, पहले बैंक रेट हुआ करती थी, अब रेपो रेट है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कि भारत सरकार आरबीआई से मनी बोरो करती है। ओके, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस के माध्यम से। और 90 दिन तक अगर उन्हें लौटाना होता है ये पैसा, जब 90 दिन तक जो रेट चार्ज होगी वो रेपो रेट चार्ज होगी। लेकिन अगर डब्ल्यूएमए का पीरियड 90 दिन से ज्यादा का हो गया, इट वुड बी ट्रीटेड एज दी ओवरड्राफ्ट। इसको क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट। और इंटरेस्ट जो चार्ज होगी वो रेपो रेट प्लस 2% होगी, रेपो रेट प्लस 2%। समझ में आया ये वाला पॉइंट? देखो मैं 12 बजे जो एक सेशन करा रहा हूं आप लोगों को आरबीआई सॉरी एसबीआई क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग, मैंने 5 दिन पढ़ाया है। उनको गलती से स्किप मत कर देना मेरे भाई। उसमें मैंने ओवरड्राफ्ट कुछ पढ़ाया था, ओवरड्राफ्ट में चेंजेस हुए थे, अगर याद हो पढ़ा हो तुमने। करंट अफेयर वहां से कवर जरूर करते चलना। 12 बजे का जो यूट्यूब पे सेशन कराया था मैंने, 5 पार्ट करा दिए उसके, एक पार्ट को भी स्किप मत करना। और आज का तो सुपर इंपॉर्टेंट कराया था, इसीलिए मैं उसमें 20-20 मिनट 25-25 मिनट के सेशन रख रहा हूँ, ज्यादा नहीं लंबे रख रहा, कि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। और शुरुआत के 5 मिनट हटा सकते हो प्रोमो वाले जो है, ठीक है, प्रमोशन के जो रहते हैं। बस मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 मिनट का कंटेंट मिल रहा है उसमें, और वो मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, क्लियर है दोस्त, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट आगे, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। अब दोस्त कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, अभी हम लोगों ने देखा था कि एक बैंक को दूसरे बैंक से उधार लेना होता है तो भाई वो क्या करता है, विदाउट कोलेटरल पैसा उधार ले सकता है। लेकिन यहां पर एक और ऑप्शन आ गया है, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर भी आप पैसे ले सकते हैं, बट ये एक तरीके से हम बोलते हैं ब्लाइंड लेंडिंग और बोरोइंग है। ब्लाइंड लेंडिंग और बोरोइंग का मतलब क्या होता है कि जो बैंक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो किसको उधार दे रहे हैं और किससे उधार ले रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? तो इसको जरा समझना, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन मार्केट इज अ मनी मार्केट सेगमेंट ऑपरेटेड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनके बीच में कौन काम करता है, सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जनवरी 2003 अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीबीएलओ। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसको 2003 में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया शुरू किया गया था। और ये जो सीबीएलओ है इसको ऑपरेट करने का काम भी सीसीआईएल का ही है। इन द सीबीएलओ मार्केट जो फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं वो शॉर्ट टर्म लोन ले सकती हैं, मैक्सिमम वही 364 डेज का, बाई प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल। अब ये यहां पर कहेगा बैंक की मेरे पास सिक्योरिटी है, मैं भाई इनको उधार देना चाहता हूं, इससे पैसा कमाना चाहता हूं। ये बंदा कहेगा ठीक है मेरे पास पैसा है मेरे दोस्त, मैं उसको उधार देना चाहता हूं। मतलब ये कहता है कि मैं अपनी सिक्योरिटी को गिरवी रखूंगा और सिक्योरिटी को गिरवी रख के मनी बोरो करूंगा। ठीक है, तो ये बैंक एक दूसरे को आपस में नहीं बताएंगे, ये किसको बताएंगे, सीसीआईएल को। एक बैंक आएगा मैं अपनी सिक्योरिटी को गिरवी रखने को तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। एक बैंक का चलो ठीक है यहां पर मैं मेरे भाई पैसा उधार देने को तैयार हूं। तो इन अ सीबीएलओ मार्केट फाइनेंशियल एंटिटीज कैन अवेल शॉर्ट टर्म लोन बाय प्रोवाइडिंग प्रेस्क्राइब्ड सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल। मेच्योरिटी पीरियड जो होता है इसका 1 दिन से लेकर 1 साल का होता है। नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक मतलब कि वही शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइमरी डीलर, एनबीएफसी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्त? ये क्लियर हो गया सीबीएलओ?
एक बार रीड कर लो जरा इसे। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये 2001 में सेटअप हुआ था। मतलब जितनी भी मतलब यूं कहें गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंतर्गत जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको लेके, क्लियरिंग को लेके, सेटलमेंट को लेके जो काम करता है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सेंट्रल काउंटर पार्टी है, सीसीपी है, जिसको 2001 में सेटअप किया गया था। देश में मनी मार्केट में जो भी फॉरेन एक्सचेंज, मनी मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके सेटलमेंट का काम, क्लियरिंग का काम इसी का है मेरे दोस्त, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और इसी ने 2003 में सीबीएलओ को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें होता क्या है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है। जैसे कि आप अगर ऐसे तो आप यहां पर बोल सकते हैं सर कॉल मनी भी तो है, कॉल मनी, नोटिस मनी, उसके माध्यम से भी तो ले सकते हैं, बट वो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें हर कोई एलिजिबल नहीं है। बट सीबीएलओ में यहाँ पर देखिए कौन कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पर बस ये चीज बोल दिया है कि इसे सिक्योर्ड कर दिया है। सिक्योर्ड करने का मतलब ये है कि जिसको उधार चाहिए भाई कोलेट्रल देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, बैंक आएंगे, बैंक को नहीं पता कि किसको कौन उधार दे रहा है। या सीसीआईएल क्या करता है, सीसीआईएल के पास एक कहेगा कि हमको पैसा उधार देना है, दूसरा कहेगा हमको पैसा उधार लेना है, तो उनको मैच में यहाँ पर मिस मतलब कह सकते हैं बिचौलिए का काम कर रहा है, मैच कराने का काम कर रहा है। ये क्लियर हुआ है अब ये? ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप मेरे को 8126580408, ये मेरा नंबर है 8126580408, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभिजीत यार मेरे को क्वेश्चन जरा सेंड कर देना एक बार। ये लाइव है बेटा। तो ये हमारा मनी मार्केट कंप्लीट होता है। ठीक है, मनी मार्केट। और इससे रिलेटेड डाउट हो, एक दो पॉइंट तो मेरे पास आ गए, उनको तो मैं डील कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। तुम लोग पढ़ लेना इसको, कोई डाउट मिलता है तो हम लोग इसको देख लेंगे। ओके, ठीक है भाई। तो मनी मार्केट डन हुआ, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। मंडे को हम लोग कैपिटल मार्केट स्टडी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो क्लास हमारी लंबी चलेगी क्योंकि टॉपिक उसमें काफी है पढ़ने के लिए। ठीक है, राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। ओके अंकिता जी, कर देता हूँ बेटा, मैस्ट्री कर देता हूँ, कर देता हूँ। ओके, एक बार और कर देना दोबारा से, ठीक है? चलो राधे राधे।